Hello, good evening, all of you. Sorry for being late. I am actually 5 to 6 minutes late. So I would like to start the very first chapter of your syllabus named as Time and Tense. मैं अभी आपको टाइम एंड टेंस स्टार्ट करने वाला हूँ और ये टॉपिक हमारा अभी अब 12th क्लास के लिए एक सबसे पहला चैप्टर माना जाएगा। बेसिक मैंने ख़त्म किया। कल क्लास आपका ऑफ हो गया था क्योंकि कुछ मुझे पर्सनल रीजंस थे कुछ, तो आज से फिर से हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। और टाइम एंड टेंस इस चैप्टर को हम डिटेल से समझाएंगे। बहुत लोग बचपन में पढ़े भी होंगे, क्योंकि जब आप 8, 9, 10 में आप जब होंगे या फिर आप 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे, चाहे किसी भी बोर्ड से होंगे, तो आपको बेसिक नॉलेज टाइम एंड टेंस का मिला होगा। हम लोग उसी को थोड़ा डिटेल से करेंगे। जब आप 10th में थे तो भी टेंस पढ़े थे, 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो भी आप टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब आप कम्पिटिटिव लेवल का करेंगे तो भी आपको टेंस पढ़ना होगा। ठीक है जी, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आपका कोई इशू हो तो बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ इशू है तो बता दीजिए ताकि मैं कंटिन्यू हो जाऊं। फिर शिवम ऑनलाइन है? शिवम ऑनलाइन आ रहा है? शिवम आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर हाँ आ रही है तो आप यस एक बार लिख दीजिए, तो ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं और आपको चैप्टर स्टार्ट कर सकूं। हाँ, स्वाति प्रिया बोल रही है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको अब हम लोग। और टाइम एंड टेंस, तो फर्स्टली वी विल हैव टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टाइम एंड टेंस। दैट मीन्स कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टाइम एंड टेंस। समय और काल, शुद्ध हिंदी में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं समय, जो कि आप जनरली आप समझते होंगे। इसको कहते हैं हम लोग समय, और इसको कहते हैं काल, टेंस को कहते हैं काल। लेकिन हिंदी मीनिंग में ज़्यादा नहीं जाना है, आपको इसका एक्चुअल मीनिंग समझना है कि समय का मतलब क्या हुआ, काल का मतलब क्या हुआ। सो वी विल हैव टू स्टार्ट द डिफिनीशंस ऑफ टाइम एंड टेंस। मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स बना के आपको लिख दिया है। मैंने आपको अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसे हिंदी में भी लिखूंगा, लेकिन मैं इसे पहले अपने समझा लेता हूँ कि टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। टाइम, जैसे सपोज दैट मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी शाम है कि सुबह है, अगर आपको टेंस का आइडिया नहीं भी है, आप ग्रामर नहीं भी जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि अभी शाम है, अभी सुबह है ना, अभी रात है। इस तरह का आइडिया आपको होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति को भी सुबह और शाम, दिन, रात, इस सब का आइडिया होता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि राम जाता है, ये किस टेंस में है, तो ऑब्वियसली आपके पास जवाब नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता है, टेंस के सिंबल्स नहीं पते हैं, टेंस के रूल्स नहीं पता है, तो निश्चित तौर पे आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है। तो टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। पहले मैं टाइम की बात कर लूँ तो टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है। ठीक है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है, यानी कि अव्याकरणिक तथ्य होता है। अव्याकरणिक तथ्य का मतलब क्या हो गया, इसका व्याकरण से कोई लेना देना नहीं है। अव्याकरणिक तथ्य होता है, फैक्ट होता है। विच स्टैंड्स फॉर अ कॉन्सेप्ट बाय विच द मेन काइंड इज फेमिलियर, जिससे हर कोई मानव जाति, पूरे जीव जंतु सभी अवेयर होते हैं, फेमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि कुत्ता का भी एक्टिविटी या कोई जानवर का भी एक्टिविटी शाम में, रात में अलग अलग होता है। सुबह में आपके साथ जो बिहेव करेगा वो डिफरेंट हो जाता है रात में या शाम में। तो यानी हर मानव जाति, जीव जंतु इससे अवेयर होते हैं। उसके बाद टाइम के बारे में, इट इज अ रेगुलर वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी का यह एक रेगुलर वर्ड होता है, यानी नियमित शब्द होता है। जबकि टेंस एक रेगुलर वर्ड नहीं होता है, वो एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। यानी जब आप इंग्लिश डिक्शनरी में टाइम को सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा टाइम का मतलब समय। दैट मीन्स कि इट इज अ रेगुलर वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। दैट मीन्स कि यह एक नियमित शब्द है इंग्लिश डिक्शनरी का। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया कि यह किसी भी भाषा से स्वतंत्र होता है। आप हिंदी में बोलें, संस्कृत में बोलें, अंग्रेजी में बोलें, बांग्ला में बोलें, शाम है तो शाम ही मतलब आएगा, रात है तो उसका मतलब रात ही आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह एक इंडिपेंडेंट होता है,
किसी भी भाषा से। हालांकि मैं आपको टाइम और टेंस में ग्रामेटिकल डिफरेंस बताऊंगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं। 2-3-4 स्टूडेंट लोग हैं जो लाइव हैं, अगर समझने में कोई परेशानी हो तो जरूर आप बताइएगा। उसके बाद टेंस की बात हम लोग करें तो टेंस को डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म होता है तो टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म होता है। यानी टेंस एक व्याकरणिक तथ्य होता है। व्याकरणिक तथ्य का मतलब क्या हो गया भाई? यानी कि यह एक व्याकरण से संबंधित तथ्य होते हैं, टर्म होते हैं। विच इज आइडेंटिफाइड बाय वर्ब और देयर फॉर्म्स, जो वर्ब अथवा इसके रूप से पहचाना जाता है। अब मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रामू इज गोइंग टू पटना नाउ, गोइंग टू पटना नाउ, यानी रामू अभी पटना जा रहा है। तो अब आप बताइए इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस अभी लिखा आपने, तो ये कब एग्जीक्यूट हो रहा है? यानी जो काम है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी अभी जा रहा है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट टेंस, यानी यह वर्तमान काल से है। तो आप देखें इसे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है कि प्रेजेंट टेंस में है। तो आपको यहाँ पर आप गौर करेंगे कि यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप यूज किया गया है। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं, भी नेम्ड एज V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो कुल मिला के 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, जिसमें ये चौथा फॉर्म है। और ये इज जो है वो बता रहा है कि कोई भी क्रिया वर्तमान में जारी है, यानी वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रही है। तो इससे पता चल गया कि यानी इस रूप को देख के, इज प्लस गोइंग को देख के आपने बता दिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यानी कि इस लाइन को आप समझ गए होंगे, विच इज आइडेंटिफाइड बाय वर्ब्स और देयर फॉर्म्स, या फिर इनके रूप से पहचाना जाता है। देखिए इनका रूप है, वर्ब का चौथा रूप है, तो इससे हम पहचान गए। इट इज नॉट ए रेगुलर वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि टाइम इज ए रेगुलर वर्ड, यानी टाइम जो होता है एक नियमित शब्द होता है इंग्लिश डिक्शनरी का, जबकि टेंस एक नियमित शब्द नहीं बल्कि एक ग्रामेटिकल टर्म होता है जो वर्ब फॉर्म से आइडेंटिफाई किया जाता है। टेंस इज नाइदर ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, इट डिपेंड्स ऑन द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। इतना लंबा चौड़ा बात पे नहीं जाना है, सीधे आपको समझना है कि टेंस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर और सिंटैक्सेस ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे अभी मैं अगर राम लिखूं यहाँ पे, तो राम आर गोइंग नहीं लिख सकते हैं, राम आर गोइंग नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेंस के स्ट्रक्चर को सूट नहीं करता है। ये सिंगुलर है तो यहाँ पर हमको इज ही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रक्चर टेंस का, जो स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज्ड है, जो स्ट्रक्चर डिफाइंड है, उन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज हम टाइम एंड टेंस को स्ट्रक्चर या सिंटैक्स करने में करते हैं। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और आपको कोई पूछे कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है, तो आप सीधा सीधी एक जवाब दे सकते हैं कि टाइम इज अ, मैं यहाँ पे आप लिखता हूँ जो आपको याद रखना है, टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल, टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल टर्म which is identified और आप कह सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी ह्यूमन बॉडी। आप ह्यूमन बीइंग लिख दीजिए सीधा सीधे, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति। मैंने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज कर दिया है। ठीक है, और टेंस के बारे में अगर आप कहना चाहते हैं एक लाइन में, तो टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रामर विच इज, दैट मीन्स कि दैट इज यहां लिख दीजिए, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म। यह एक ग्रामेटिकल टर्म होता है which is identified by verb form,
verbs और their forms, verb और their forms। मैं इस बात को हिंदी में भी समझा दूं कि टेंस वह व्याकरणिक तथ्य होता है जो वर्ब अथवा इसके रूपों से आइडेंटिफाइड होता है, यानी पहचाना जाता है। तो फाइनली आपने टेंस के बारे में क्या डिफिनीशन देखा कि टेंस एक व्याकरणिक तथ्य होता है जो वर्ब तथा इसके रूपों से पहचाना जाता है, यानी कि वही ग्रामर का फॉर्म, वही ग्रामर का रूप टेंस कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये आपको टेंस का डिफिनीशन हो गया। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको इसी में दूं, इसमें मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, तो आप इसको देखिएगा। एग्जाम्पल थोड़ा सा इसमें देखिए, जैसे रामू इज बाइंग ए कार, रामू इज बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, यानी रामू अगले साल एक कार खरीद रहा है। अब बताइए कि ये किस टेंस में होगा? इज बाइंग लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। आप थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूअस टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर प्लस V4। सो रामू इज बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर में टेंस क्या हो गया इसका? प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका अगर टाइम देखें तो टाइम कौन सा बता रहा है? रामू एक कार कब खरीद रहा है? अगले साल खरीद रहा है। तो जब रामू अगले साल कार खरीद रहा है तो यानी वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन कब होना है? अगला साल। और अगला साल होगा तो इसका मतलब ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है, ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है। समय टेंस अगर देखेंगे तो प्रेजेंट है, टाइम देखेंगे तो फ्यूचर है। दैट मीन्स कि ये दोनों में अंतर होता है। शिवम लिख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यस ऑफ कोर्स शिवम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैं बता रहा था। यानी मेरे कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जो, जैसे रामू इज बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, रामू अगले साल एक कार खरीद रहा है। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है जबकि फ्यूचर टाइम में वर्क ऑफ एग्जीक्यूशन है। That is why the reason is behind that there is some difference between time and tense. That means कि this particular example proves that there is some differences between time and tense, because this particular sentence expresses present tense whereas future time को बता रहा है, जबकि प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है। ग्रामेटिकली ये प्रेजेंट टेंस है बट टाइम बता रहा है फ्यूचर को। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि टाइम और टेंस में अंतर होता है। ठीक है जी, अब हम लोग अगले पेज पे आ जाते हैं। सीधा सीधे आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस पे। और क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस में आप देखिए यहाँ पे कि कितने टाइप के टेंस होते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया भाई? क्लासिफिकेशन का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया कि यानी बांटते हैं। तो जब आप वर्ब फॉर्म के आधार पर बांटते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म, आपको अभी लिखना नहीं है, आप सिर्फ समझिए। और जो नोट्स मिलेंगे आपको, जो नोट मैं आपको भेज दूंगा, उसमें आपको सब कुछ इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा। इसीलिए अभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ समझिए। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म टेंस इज क्लासिफाइड into थ्री पार्ट्स। पहले से भी आप जानते होंगे, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आवे कि कैसे लिखना होता है इंग्लिश में। तो कुल मिला के 3 टेंस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, आपको भी पता है, एक पास्ट टेंस होता है, और एक होता है फ्यूचर टेंस। इन सब के बारे में आपको पहले से भी पता होगा। और अब हम ना इस सब का डिफिनीशन तैयार करेंगे। इफ एनीबडी आस्क यू कि व्हाट डज इट मीन ऑफ प्रेजेंट टेंस, कोई अगर आपसे पूछे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, देन व्हाट शुड योर रिप्लाई, आपका क्या जवाब होगा बताइए। अगर कोई जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए। मैं यहाँ पे ट्रिक से आपको सिखाता हूँ कि इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट डज इट मीन ऑफ प्रेजेंट टेंस, देन हाउ कैन वी रिप्लाई, कैसे हम जवाब देते हैं। मैं आपको ट्रिक से सिखाता हूँ, आप ध्यान से केवल यहाँ पे बोर्ड पे देखते रहना। प्रेजेंट टेंस, ठीक है जी। अगर हिंदी में बात करें लिखने की,
तो हिंदी में आप कैसे इसे समझेंगे, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? यानी कि टेंस तो अभी आप पढ़ चुके हैं, टेंस किसको कहते हैं। टेंस का मतलब हमने आपको अभी समझाया था कि टेंस किससे पहचाना जाता है? टेंस इज आइडेंटिफाइड बाय वर्ब फॉर्म। यानी कि जब आप टेंस दिखते हैं लिखा हुआ तो आप सीधे दिमाग में रखिए वर्ब अथवा इसके रूप। तो यानी वर्ब अथवा इसका रूप अगर वर्तमान समय को बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है, तो वह सेंटेंस किस में कहलाएगा? प्रेजेंट टेंस में। अगर टेंस यानी जो वाक्य होता है, वाक्य में कोई ना कोई तो वर्ब का रूप होगा। अगर वाक्य का रूप, वाक्य में जो प्रयुक्त वर्ब है या उसका रूप है, वह अगर पास्ट टाइम को बताता है, पास्ट टाइम को बताता है तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा। अगर फ्यूचर टाइम को बताता है तो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? आज हम लोग इसी ट्रिक को सीखेंगे। आपको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, आप सब यहाँ पर ध्यान से और गौर से सुनेंगे, देखेंगे आप। देखिएगा मैं लिख रहा हूं, when the action denoted by verb, यानी कि जब कोई एक्टिविटी जो वर्ब से डिनोट होता है, वर्ब से डिनोट होता है, सोज, मैं एक ही कलर से लिखूं, सोज द प्रेजेंट टाइम, shows the present time, ठीक है, कॉमा, that form of verb is called present tense, is called present tense। ठीक है, गौर करिएगा कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, when the action denoted by verb, जब कोई एक्शन, एक्शन बोले तो कोई काम, यानी कि वाक्य में वो किससे डिनोट होता है? वर्ब से। सोज दिखलाता है, द प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय को, यानी कि जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वर्तमान समय का बोध हो तो क्रिया का वह रूप वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में कहलाता है। वही लिखा मैंने, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का वह रूप, इज कॉल्ड कहलाता है या कहा जाता है, किसको क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब आप गौर करेंगे कि यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर का यूज किया, यहाँ पे भी मैंने व्हाइट कलर का यूज किया, और रेस्ट ऑफ लेटर्स क्या है हमारे येलो कलर से हैं। तो जहां प्रेजेंट टाइम है वहां अगर हम पास्ट टाइम दे देंगे तो वह पास्ट टेंस का डिफिनेशन हो जाएगा, और जहां प्रेजेंट टाइम है वहां फ्यूचर टाइम दे देंगे तो वहां फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन हो जाएगा। जैसे अगर हमें पास्ट टेंस लिखना रहेगा तो क्या करेंगे, व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब शोज द पास्ट टाइम, यानी कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से बीते समय का बोध हो, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब का वह रूप क्या कहलाता है? प्रेजेंट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस कहलाता है। अगर यहाँ फ्यूचर टाइम दे देंगे तो फ्यूचर टेंस कहला जाएगा। ठीक है, कोई अगर दिक्कत हो तो जरूर बोलिए, अगर ये समझ में आ गया होगा तो इसी पर आधारित हम लोग अब क्लासिफिकेशन करेंगे प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, अब हम लोग इसका आगे का क्लासिफिकेशन देखते हैं। प्रेजेंट का, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर समझ में आ गया? एक बार आप जवाब दे दे, तो एक बार आप जवाब दे दीजिएगा तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस में। अगर जवाब अगर नहीं आया, दिक्कत है तो कुछ जरूर बता सकते हैं, अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसको समझे बिना फिर आगे समझना मुश्किल हो जाएगा। यस सर, शिवम लिख रहे हैं, यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आप सब ये कंफर्म कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। आज हमारा सिर्फ फोकस रहेगा डिफिनीशन पे। डिफिनीशन को हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, फिर कल हम आपको बताएंगे एकदम कहानी के माध्यम से, जो सामान्य स्टोरी, जो देहात की कहानियां होती हैं, उस कहानी के माध्यम से आपको स्ट्रक्चर सिखाएंगे कि क्यों V2 ही यूज होता है, क्यों हैज हैव यूज होता है, इज MR क्यों यूज होता है। मैं हर चीज़ के बारे में रीजन सहित आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर में। फिलहाल अभी हम लोग डिफिनेशन पे आज हमारा अपना फोकस करें। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा यहाँ पे। प्रेजेंट टेंस तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ब फॉर्म, यू में क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। पहला होता है हमारा
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप ना इसके हिंदी पर ध्यान मत दो, क्योंकि आप इसे इसी तरह से याद रख लो, क्योंकि अगर इसके हिंदी पर ध्यान दोगे तो फिर वो हिंदी व्याकरण की तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट भी बोलते हैं, वो मैं नाम यहीं पे लिखता चलूंगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो इसका मेन नाम होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हम लोग ना प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और मुझे लगता है ये सारी बात आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इसको, प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है जी। उसके बाद हमारा तीसरा टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप स्पेलिंग भी देख लेंगे सब लोग। तो दीज आर द 4 टेंसेस विच आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में ये चारों टेंस के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ना बारी बारी से सबका डिफिनीशन देखेंगे, किसके आधार पे, जो अभी थोड़ा देर पहले हमने प्रेजेंट टेंस का देखा था। मैं पेज बदल लेता हूं और अब हम लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हम पहला डिफिनीशन सीख रहे हैं जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप किताबों में देखेंगे तो इसको इंग्लिश में डिफाइन नहीं किया रहता है, लेकिन आज हम आपको इसका डिफिनीशन एक आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। और आप देखेंगे कि कितना आसान होता है हर टेंस को डिफाइन करना। कुल मिला के 12 टेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट टेंस के, 4 पास्ट टेंस के और 4 फ्यूचर टेंस के। अब इन 12 टेंस को डिफिनीशन आप एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं पहले इसको डिफाइन करता हूं। when the action denoted by verb, पेन कलर चेंज कर लूं तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। when the action denoted by verb, उसी स्टाइल में मैं लिख रहा हूं जिस स्टाइल में थोड़ा देर पहले लिखा था, denoted by verb shows the, अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज करेंगे हम, इसका भी मतलब होगा यहाँ पे shows द सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं यहाँ पे सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में। अब कॉमा देते हैं, गौर करिएगा, इससे 12 टेंस का डिफिनेशन हम लोग एक बार में सीखने वाले हैं। दैट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका भी कलर हम चेंज करते हैं, सबका कुछ ना कुछ मतलब है। कलर चेंज जो मैं कर रहा हूं उसका कुछ ना कुछ मतलब है, आपको समझने में काम देगा। ठीक है, आप गौर करेंगे कि कुछ यहाँ पिंक कलर से लिखे हुए हैं और कुछ यहाँ येलो कलर से लिखे हुए हैं। तो जहां येलो कलर से लिखा हुआ वो सब चेंज होगा। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग ये सारे येलो कलर से लिखे हुए वर्ड्स चेंज होते जाएंगे। आप गौर करेंगे इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एक जगह हमने सिंप्लिसिटी यानी सिंपल एक्शन के बारे में लिखा, इसका नाम है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टाइम का जिक्र किया। अब इस शब्द को चेंज करते चलेंगे, सिंप्लिसिटी के जगह पे एक जगह दे देंगे कॉन्टिन्यूटी, है ना, एक जगह देंगे परफेक्टनेस और एक जगह देंगे परफेक्टनेस विथ कंटिन्यूटी विथ परफेक्टनेस, कॉन्टिन्यूटी विथ परफेक्टनेस, परफेक्टनेस। अब आप गौर करेंगे कि कंटिन्यूटी विथ परफेक्टनेस
ये 3 है, तो आप जहां सिंप्लिसिटी लिखे थे वहां अगर कंटिन्यूटी लिख देंगे इन प्रेजेंट टाइम तो किसका डिफिनीशन हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जहां आप सिंप्लिसिटी लिखे हुए वहां परफेक्टनेस दे देंगे, है ना, और परफेक्ट एक्शन दे देंगे इन प्रेजेंट टाइम तो प्रेजेंट परफेक्ट का डिफिनीशन हो जाएगा। और जहां पे सिंप्लिसिटी लिखा हुआ है वहां पे कंटिन्यूटी विथ परफेक्टनेस दे देंगे, इन प्रेजेंट टाइम दे देंगे, तो वह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी कि जिसमें सिंप्लिसिटी हो, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस तो सिंप्लिसिटी लिख देंगे, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कंटिन्यूटी लिख देंगे, तीसरा परफेक्टनेस तो परफेक्ट एक्शन यानी परफेक्टनेस लिख देंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और चौथा कंटिन्यूटी विथ परफेक्टनेस यानी कि कंटिन्यूटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप गौर करेंगे कि जहां जहां प्रेजेंट टाइम लिखा हुआ वो चारों जगह पे हम फिर से पास्ट टाइम दे देंगे, तो सिंपल पास्ट का डिफिनीशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पास्ट टाइम दे देंगे इसी में तो सिंपल पास्ट का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कंटिन्यूअस और यहाँ पास्ट टाइम दे देंगे तो कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखेंगे यहाँ पे परफेक्टनेस के यहाँ पर कर देंगे परफेक्टनेस, यहाँ पास्ट कर देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे परफेक्टनेस थी कंटिन्यूटी विथ परफेक्टनेस इन पास्ट टाइम कर देंगे तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि ये सारा जितना भी लिखा हुआ है उस सब में केवल हम टेंस यहाँ पे टाइम बदलते चलेंगे, टाइम बदलते चलेंगे, और यहाँ पर हम एक्टिविटीज को बदलते चलेंगे। जहाँ सिंपल एक्शन लिखा हुआ है दूसरा हम लोग लिख देंगे कंटिन्यूअस एक्शन, तीसरा लिख देंगे परफेक्ट एक्शन, और चौथा लिख देंगे कंटिन्यूअस विथ परफेक्ट एक्शन। तो आप ये बताइए कि अगर आप गौर से इसे सुने होंगे तो ऑब्वियसली आप 100% समझ में आ गया होगा 12 टेंस का डिफिनीशन। अगर आप ऑफलाइन मोड में रहते, मेरे सामने रहते, तो मैं आपसे पूछता और आप 100% जवाब दे देते, है ना। अब आप फील कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ गया है। अगर आ गया है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार वंस अगेन लिख देंगे तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, यस सर आ गया, शिवम लिख रहे हैं यस सर आ गया। अगर किन्हीं को दिक्कत है, ये मैंने 12 टेंस का डिफिनीशन आज बता दिया, यानी कि टेंस जितने भी होते हैं सबको मैंने डिफाइन करने के लिए बता दिया। अभी आप कोई पूछो, पूछिए ना सर, मैं कैसे पूछूं आपसे? अभी आप, मैं अगर पूछूंगा तो आप जवाब देने में टाइम लगा दोगे, तो एक्चुअली ये ऑनलाइन क्लास है। मुझे लगता है कि आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप 100% समझ गए होंगे, और ऐसा ही उम्मीद हम कर रहे हैं। अगर मैं, आप ना लिख के देखना एक बार, घर पे एक बार लिख के देखना जो ट्रिक मैंने समझाया है। अकॉर्डिंग टू योर ट्रिक यू विल हैव टू डिफाइन particular tenses named as something else like present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, simple past and many more। यानी कि ये सब अपने घर पे आप लिखना जो मैंने ट्रिक बताया है। ठीक है, पर कंटिन्यूटी, परफेक्टनेस, कंटिन्यूटी विथ परफेक्टनेस, ये सारा चीज़ आप केवल इनपुट करना यहाँ पे, और यहाँ पे टेंस का नाम बदल, प्रेजेंट टाइम की जगह एक बार पास्ट टाइम, एक बार फ्यूचर टाइम चेंज करते रहना, और 12 के 12 डिफिनीशन आपको तैयार हो जाएंगे। एंड in future anybody ask you ki what does it mean of future perfect tense, then what should your answer? Your answer is like this, when the action denoted by verb shows the perfectness, that means perfect action in future time, that form of verb is called future continuous, future perfect tense। तो उम्मीद करते हैं कि सब डिफिनीशन समझ में आ गया होगा, और हमने आपको ट्रिक से समझाया तो ज़्यादा समझ में आया होगा। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ना इसका स्ट्रक्चर। डिफिनीशन हो गया, अब स्ट्रक्चर। देखिए 3 सेक्शन में हम लोग बांटेंगे इसको। टेंस को समझने के लिए सबसे पहला हमने देखा अभी डिफिनीशन सेक्शन को, यानी कि किस तरह से इसे हम डिफाइन करते हैं। दूसरा हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा हमारा स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर्स का। स्ट्रक्चर्स बोले तो हर पर्टिकुलर टेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे सेट करते हैं वो हम ट्रिक से समझाएंगे। और तीसरा जो हमारा होगा वो होगा हमारा यूसेज का, या यूजेज भी आप इसे कह सकते हैं, यूजेज, जो कि हम लोग रूल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हम पढ़ेंगे, और इस तीनों चीज़ को सीखने के बाद आप किसी भी बुक से, अगर आप ग्रामर के किसी भी बुक से टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम बनाओगे इंटर लेवल का, तो 100% आपसे बनेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर
पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि अब समय उतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम अभी शुरू कर देते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है, स्ट्रक्चर जब आप टेंस को स्ट्रक्चर करते हैं तो इसका मतलब शुद्ध हिंदी में आप देखते हैं बनावट, यानी वाक्य को कैसे बनाएंगे। सपोज दैट अगर हम लिख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तो सब में होता है, सब्जेक्ट सब में होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे V1 या V5 देते हैं, ठीक है। अब प्लस ऑब्जेक्ट देंगे, अब प्लस ई देंगे। ई का मतलब क्या होता है भाई? ई का मतलब होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर हो गया किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन ये V1 ये तो आप बचपन से देखे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपको मैंने बता दिया कि ये V1 या V5 होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये कल जरूर बताऊंगा कि वाई V1 और V5 इज ओनली यूज्ड टू स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप भी खोजना, आप भी पता करना इसको कि क्यों हम V1 अथवा V5 का प्रयोग ही सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्ट्रक्चर करने में करते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर V1 या V5 के रूप में ही हम क्यों यूज करते हैं, आप जरूर इस बात का पता लगाना कि जब इसका निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो डू या डज का प्रयोग क्यों करते हैं, या सिंपल पास्ट में हम डिड का प्रयोग क्यों करते हैं। आप इस चीज की जानकारी लेके रखना। कितना मिनट का हुआ सर? टाइम 31 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट अगर और पढ़ना पसंद करेंगे तो मैं स्ट्रक्चर शुरू ही कर दूं आपको, अभी टाइम है हम लोग का, ठीक है। तो मैं आपको ना स्ट्रक्चर ऐसे बताऊंगा, आप इस बात को थोड़ा ध्यान दो कि जो हम टेंस लेंगे उसमें से हम ये सबको डिफाइन कर देंगे V1, V2, V3, V4 और V5। ये वर्ब के पांचों रूप अलग अलग यूज होते हैं, वर्ब के ये पांचों रूप यूज होते हैं। वर्ब के पांचों रूप का नाम पहले अभी मैं बता देता हूं। वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट फॉर्म। लेकिन हमेशा ये क्या होता है भाई? प्लूरल होता है। ये हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल होता है, ये नेचर होता है इसका, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म या पास्ट टेंस। इसका नाम क्या होता है? जैसे अगर मान लेते हैं आपका भी नाम कुछ चीटू नीटू होता होगा, घर में सबका अलग अलग नाम होता होगा, निक नेम होता है। लेकिन आप गौर करेंगे कि इसका कुछ ना कुछ आपका फुल नेम, जैसे आपका प्रॉपर नेम होता होगा, तो ये इसका निक नेम हो गया, ये इसका प्रॉपर नेम हो गया। और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर और प्लूरल कौन किसकी मैं बात कर रहा हूं? वर्ब का दूसरा रूप का। वर्ब का तीसरा रूप कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या है भाई? इसका जो स्टैंडर्ड नाम है वो है पास्ट पार्टिसिपल। और इसको भी सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। वर्ब का चौथा रूप जो होता है वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको हम लोग भी सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों की तरह यूज करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। मैं सबको एग्जांपल से आपको बताने वाला हूं। अब वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है उसका नाम भी प्रेजेंट टेंस होता है। कहीं कहीं पर आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी देखेंगे, सब एक ही हुआ। यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, सो यू मे नेम लाइक दिस सिंगुलर। तो अब आप गौर कर रहे होंगे कि ये होता है, मैं एक बार साइड में लिखता हूं, ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल। आवाज नहीं आ रहा है? सेंटेंस एंड क्लॉज का टेस्ट होगा सर बेसिक ग्रामर का टेस्ट भी लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल टेस्ट की बात तो मैं बाद में करूंगा कि टेस्ट ऑनलाइन में टेस्ट का क्या शेड्यूल होगा, लेकिन मैं पहले इसका आपको बेसिक ऑफ ग्रामर और सेंटेंस क्लाउज इन सब का मैं आपको पहले ये कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं आपको बना के लाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, अपलोड कर दूंगा, फिर आप बनाना और तब मैं उस क्वेश्चन को यहाँ सॉर्ट आउट करूंगा। जहाँ तक टेस्ट का बात है तो टेस्ट मैं पता कर लूंगा कि किस हिसाब से लिया जा सकता है टेस्ट ऑनलाइन, तो फिर मैं आपको लूंगा टेस्ट, ठीक है।
फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा V4 है, तो वर्ब का जो चौथा रूप होता है वो होता है हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों, इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं। और ये वर्ब का पांचवा फॉर्म ऑलवेज बी यूज्ड एज सिंगुलर। तो दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। एंड दीज आर नेम्ड एज लाइक दिस, है ना। V1 इज नोन एज प्रेजेंट टेंस, वर्ब को V1 को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। Verb, the second form of verb that is named as V2, and it is used as singular as well as plural form, and it is named as past tense. The third form that is named as V3, and it is named as past participle form, and it is also used as singular as well as plural form. The fourth form that is named as V4, इसको हम लोग V4 के नाम से जानते हैं। and it is named as properly present participle, and it is also used as singular as well as plural form. And the last one that is named as V5, it is always used as singular form, and it is named as present tense, and it is always be used in singular form. तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा सब कुछ। और इसके आधार पर ही ये जो नामकरण हमने किया है, यहाँ पे सबका जो नाम दिया है, इसके आधार पर ही अब हम लोग सेंटेंस का कल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को स्ट्रक्चर करने में हम V1 का ही प्रयोग क्यों करते हैं, V2 क्यों नहीं करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसके पीछे क्या कारण है ना। मैं आपको बताऊंगा कि केवल और प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 क्यों लगाते हैं, कहीं डिड क्यों लगाते हैं, कहीं डू और डज क्यों लगाते हैं। मैं सबको LHS इक्वल्स टू RHS करके प्रूफ करके आपको बताऊंगा थ्रू स्टोरीज। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप जुड़ने के लिए आपका। एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।